दोस्तों, मेरा मोबाइल पे नेट नहीं है और मोबाइल थोड़ा ख़राब है, इसलिए काम करने के लिए दिया है। इसलिए मैं मेरे पापा के मोबाइल में ये करूँगा। ठीक है, सबका अकाउंट एक है, इसीलिए कोई कुछ नहीं होगा। मेरे चैनल में ही ये पाओगे। ठीक है, देख रहे हो ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, इसमें गेम नहीं है, हम यहाँ पर कुछ करेंगे। कुछ गेम डाउनलोड करे जाए। और परसेंट नहीं, चलो हम लोग यूट्यूब देखते हैं। आपको जानते हो मैं क्या देखता हूँ, आप तो नहीं जानते। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या देख सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही देखता हूँ। ये देखते हैं, चलो माइनक्राफ्ट का है, 360 रिलोडेड है। बता दिया। लावा ओके ओके। ये सन है, लावा यानी सन। मैं नीचे क्या है? विनस। वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखता हूँ, वो क्या था वो। नर्सरी तो इस पॉइंट का नाम क्या है देखते हैं। विनस। अर्थ। इसमें बारे में कुछ बोला नहीं, ये हम नहीं जानते हैं यार क्या कैसा बना है इसमें। बेकार। मून मून मार गलती था, पीछे मार से। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। मेटेराइट। वाओ, ये क्या करना भूल गया। इसका रिंग क्या है वे? जुपिटर। हाँ, जुपिटर का रिंग का है वे। या रिंग का है जुपिटर का। नंबर 1 बड़ा ग्रह है, एक रिंग भी होता है। इसका रिंग वो नहीं, वो है, वो है। इसका रिंग है बोलते हैं। इसका मून भी है, वो दो मून। ये नहीं देखते हम, घूस देखते हैं क्या। चलो रख दो। हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
देखते कौन सा अच्छा लगता है। लड़की के पीछे नहीं, लड़के के पीछे नहीं, लड़की के पीछे नहीं, लड़की के। अरे किसने तूने कट कर। लड़के के पीछे नहीं बोलता हूँ ना, लड़के के पीछे नहीं। नो टू द गर्ल। हम क्या देखें, ये देखें, क्या तो धर्म नहीं भाई, क्या देखेंगे। फर्स्ट को हो चुका था, इसीलिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इस वक्त किसी और के गले में होगा, इसलिए मैं और बात नहीं कर सकता, ठीक है। मैं बहुत जबर बन गया हूँ, ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा। पर जल्दी पहुंचने के लिए हम लोगों ने जो रास्ता चुना था वो बहुत ही सुनसान था। रास्ते में हमें कई गांव नजर आए, पर सभी किसी खंडहर की तरह सुने पड़े थे। उसी वक्त हमारी नजर एक टूटे हुए मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर बहुत पुराना मालूम पड़ रहा था। मेरे एक दोस्त को सिगरेट पीने की लत थी और उसकी सिगरेट्स खत्म हो चुकी थी। उसे लगा उस मंदिर में कोई ना कोई होगा जिसके पास वो सिगरेट मांग सकता है, इसीलिए वो दौड़कर मंदिर के अंदर चला गया। उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हम वही बातें करते हुए खड़े रह गए। बहुत देर तक जब हमारा दोस्त वापस नहीं लौटा तो हम सब ने उस मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया, पर तभी वो हमें मंदिर से बाहर आते हुए दिखाई दिया। हम लोगों ने उससे ये पूछने की कोशिश की कि उसे इतनी देर क्यों लगी, पर वो बिना कोई जवाब दिए ही चलने लगा। उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था और फिर वो अचानक से दौड़ने लगा और हम भी उसके पीछे भागने लगे। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था और थोड़ी ही देर में वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया और भागते भागते ही हम उसी गांव जा पहुंचे जहां दुर्गा पूजा चल रही थी, पर हमें हमारा दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब ने मिलकर उस गांव के कई लोगों से पूछा क्या उन्होंने किसी लड़के को भाग के गांव में पहुंचते हुए देखा है, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। भागते भागते हम उसके घर पहुंचे, पर वहां भी वो नहीं था। हम लोगों ने उसे ढूंढने की कई कोशिशें की, पर वो नहीं मिला। पर अजीब बात यह है कि उसके घर वालों ने 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई और कुछ दिन बाद वो लोग भी वहां से घर छोड़ के चले गए। क्या पता उस मंदिर में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे मेरा दोस्त अचानक से गायब हो गया। तो हॉन्टेड हाईवे, ये कहानी मुझे मेरी सब्सक्राइबर सामिया उर्मी ने भेजी है। ये कहानी मेरे अंकल की है जिनका 6 लोगों का परिवार है। एक दिन उनका परिवार एक फैमिली ट्रिप के लिए जा रहा था। उस ट्रिप पर जाने के लिए सभी लोग कार में बैठ गए। जब उनकी कार एक हाईवे से गुजर रही थी, तभी एक औरत अचानक से उनके कार के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत को बचाने के लिए अंकल ने जोर से ब्रेक दबाई। मेरे अंकल गुस्से में उस औरत को पूछने लगे कि वो रास्ते के बीच में खड़ी होकर क्या कर रही है। मेरे अंकल के सवाल का जवाब न देते हुए वो औरत उल्टा उनसे लिफ्ट मांगने लगी। मेरे अंकल ने उस औरत को साफ मना कर दिया। वैसे भी कार में बैठने को जगह नहीं थी और वो औरत थोड़ी अजीब भी मालूम पड़ रही थी, इसलिए कुछ न कहते हुए अंकल ने गाड़ी स्टार्ट की और वो चल पड़े, पर वो औरत उनके कार के पीछे दौड़ने लगी। अंकल अपनी कार जितनी तेजी से दौड़ा रहे थे, वो औरत भी उतनी ही तेजी से उनका पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद वो औरत अचानक से गायब हो गई। इस घटना का अनुभव करने के बाद सभी डर चुके थे और इसीलिए उसी वक्त सभी ने दूसरे रास्ते से घर पे जाने का निर्णय लिया। उस डायन का खौफ, ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर अनुग्रह मिश्रा ने भेजी है। ये घटनाएं बहुत सालों पहले
मेरी दादी के साथ हुई थी। राजस्थान जयपुर के एक छोटे से गांव के स्कूल में मेरी दादी की नियुक्ति एक शिक्षिका के तौर पर की गई थी। वो गांव बहुत ही छोटा था और लोग भी गरीब मालूम पड़ रहे थे। वो दिन मेरी दादी का उस पाठशाला में नौकरी का पहला ही दिन था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही दोपहर के 1 बजे स्कूल के सभी बच्चे और स्टाफ घर पे जाने की जल्दबाजी करने लगे। मेरी दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बाकी स्टाफ मेंबर से ये जानने की भी कोशिश की कि क्या हो रहा है, पर उनकी बात का जवाब देने के लिए किसी के पास समय नहीं था। सभी लोग घर जाने की जल्दी में थे। स्कूल बंद हो जाने के बाद दादी के पास घर पे लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और मेरी दादी माँ पैदल ही घर के रास्ते पर चल पड़ी। तभी उनके सामने एक पुलिस वाला आया और उनसे पूछने लगा कि वो अकेली इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। मेरी दादी माँ ने उस पुलिस वाले को बताया कि वो एक शिक्षिका है और पास ही के एक स्कूल में सिखाती है और अब वो स्कूल बंद हो जाने के बाद वो घर पे जा रही है। जवाब में पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है, पर आप सावधान रहिएगा। दादी को पुलिस वाले का ऐसा कहना बहुत अजीब लगा था। उन्हें ये समझ नहीं रहा था कि दरअसल उस गांव में हो क्या रहा है, पर आखिरकार वो घर पे सुरक्षित पहुंच गई। रेगिस्तान की उस गर्मी से दादी माँ थक गई थी। खाना बनाने के बारे में जब दादी माँ सोच ही रही थी, तभी उन्हें एक फल बेचने वाली की आवाज़ आई फल ले लो। और दादी माँ ने उस फल वाली से कुछ फल खरीद लिए। दादी माँ को भूख लगी थी, इसलिए तुरंत ही खरीदे हुए फलों में से उसने एक सेब खा लिया, जिसके बाद मेरी दादी माँ बहुत बीमार पड़ गई और दूसरे ही दिन मेरे दादाजी दादी माँ को लेकर एक बड़े से अस्पताल में चले गए। उस अस्पताल से उनको ऐसा पता चला कि दादी माँ के शरीर में खून की बहुत कमी है, जो सबके लिए एक बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि मेरी दादी माँ एक बहुत ही स्वस्थ औरत थी। सभी लोग बहुत चिंतित थे और दादाजी ने दादी माँ के तबादले की सिफारिश कर दी, जिसके बाद मेरी दादी माँ को मथुरा के एक स्कूल में स्थानांतरित किया गया। मथुरा के उस स्कूल में नौकरी करते हुए मेरी दादी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और जब मेरी दादी माँ ने जयपुर के उस गांव में हुई घटनाओं की तहकीकात की, तब पता चला कि उस गांव पर एक डायन का साया था जो लोगों को जादुई फल बेचती थी। उस जादुई फल को खाने वाला बीमार पड़ जाता था और वो डायन उसका खून चूस लेती थी। इस बात पर मेरी दादी का फौरन ही यकीन हो गया, क्योंकि फल बेचने वाली उस डायन को मेरी दादी ने आमने सामने देखा था। मेरे दादी के मुताबिक उस औरत के लंबे बाल थे, नाखून भी लंबे थे और उसके दांत कुछ अजीब से थे। आज उम्र बढ़ जाने के कारण मेरी दादी की याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, पर उस डायन का खौफनाक चेहरा उसे आज भी याद है। वो औरत। ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर आदित्य जाधव ने भेजी है। ये मेरे गांव चांदवड़ की कहानी है। एक रात चांदवड़ और मनमाड़ के हाईवे से एक ट्रक गुजर रहा था। उस ट्रक में ट्रक चलाने वाला ड्राइवर पीछे की तरफ मौजूद सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रही थी। घटनाएं मेरे साथ तब हुई थी जब मैं महावीर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक मेडिकल कोर्स कर रही थी। उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग 4 मंजिल ऊंची है और एक दिन ट्रेनिंग के चलते मेरी ड्यूटी उसी चौथी और आखिरी मंजिल पर लगाई गई थी और वहां जाने के लिए मैं पीछे की तरफ मौजूद सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रही थी। अस्पताल का ये हिस्सा ज़्यादातर सुनसान होता है और उन सीढ़ियों का इस्तेमाल भी ज़्यादा लोग नहीं करते। और उस दिन भी मैं और मेरे साथ में पढ़ने वाले एक दोस्त के सिवा वहाँ और कोई मौजूद नहीं था। पर हॉस्पिटल के इस हिस्से से मैं वाकिफ़ नहीं थी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग रोज़ाना हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर ही होती थी। हम दोनों सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे कि तभी हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर हमें एक बुजुर्ग आदमी मिला, जो चौथी मंजिल की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। उस बुजुर्ग आदमी के हाथ में अस्पताल के पेपर्स थे और उन पेपर्स को हमें दिखाते हुए वो अंकल किसी रूम का पता हमसे पूछने लगे।
उनकी मदद करते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि ये रूम 3rd फ्लोर पे है। इतना सुनकर वो अंकल शुक्रिया अदा करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगे। हम उस बुजुर्ग आदमी को बताने के लिए मुड़े कि यही 3री मंजिल है। तभी वो हमारी आंखों के सामने ही गायब हो गए। कोई कैसे कुछ ही पलों में गायब हो सकता है। और ये सब देखने के बाद मैं और मेरा दोस्त दोनों भी बहुत डर गए थे। हम दोनों भी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे, पर तभी हमने देखा कि 4थी मंजिल पर जाने का गेट तो बंद था। अगर ये गेट बंद है तो वो आदमी कहाँ से आया होगा, ये सब सोचकर मेरा तो सर चकराने लगा था। इस भाई तो लग रहा है भाई, डर 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 लग रहा था थोड़ा। आपको लग रहा है क्या? नहीं, क्या जाने। घटना के बाद अगले कुछ दिनों तक उस हॉस्पिटल में जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल के स्टाफ से मुझे ये पता चला कि वो आत्मा दरअसल एक शख्स की है जिसकी मौत हॉस्पिटल के आखिरी मंजिल पे मौजूद मेंस वार्ड में हुई थी। और उस आत्मा को उस अस्पताल में काम करने वाले लगभग सभी लोग देख चुके हैं। माना जाता है कि वो आत्मा अस्पताल की 3री मंजिल और 4थी मंजिल के बीच की सीढ़ियों पर मंडराती है। और इसीलिए 4थी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों का गेट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। वो पुराना घर। ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर अविनाश सिंह ने भेजी है। ये कहानी खुद अविनाश की है जब वो 8 साल का था। गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए मैं अपने गांव गया था। ये उन दिनों की बात है जब गांव में मुश्किल से ही बिजली होती थी और इसी वजह से वहाँ टीवी जैसा कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। और इसीलिए मैं वहाँ पूरी तरह से बोर हो चुका था। और इसीलिए मैंने मेरे चचेरे भाई से कहा, अरे हिमांशु, गाँव में आते वक्त मैंने रास्ते में एक सिंह ने भेजी है। ये कहानी खुद अविनाश की है जब वो 8 साल का था। गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए मैं अपने गांव गया था। ये उन दिनों की बात है जब गांव में मुश्किल से ही बिजली होती थी और शहर की बातें करते करते हम दोनों भी ऊब चुके थे। इसीलिए हम उस घर की दिशा में बढ़ने लगे और कुछ ही देर में हम उस घर के पास पहुंच गए। वो घर खंडहर बन चुका था। उसके केवल 2 कमरों पे ही छत बाकी थी। उस घर के पास ही पीपल का एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छाया पूरे घर पर पड़ रही थी। पर उसी वक्त हिमांशु को हमारे करीब ही एक सांप नजर आया और हिमांशु तेजी से भागने लगा। उस डरावने से सांप को देखने के बाद मैं भी भागने लगा, पर कुछ कदम भागने के बाद मैं फिसल के नीचे गिर पड़ा और वापस खड़े होते हुए मैंने उस घर की तरफ देखा। खंडहर बन चुके उस घर के अंदर एक आदमी खड़ा था। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि उस घर में ना तो कोई रहता था, ना उसके आसपास कोई और घर था। उस आदमी के हाथ में एक डंडा था और उसने ऊंची आवाज में मुझसे कहा, इधर आओ। मैं डरा हुआ था और हिमांशु भी वहां से भाग चुका था और इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए मैं उस आदमी के पास चला गया। वो जिस कमरे में खड़ा था उसे छत नहीं थी और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा वो दूसरे कमरे का दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा। उसकी पीठ अब मेरी तरफ थी। उसने मुझसे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? और जैसे ही मैं मेरा नाम कहने गया वो अचानक से पीछे मुड़ा और उसका खून से लथपथ भयानक सा चेहरा देख मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। और बाद में मुझे पता चला कि मेरे परिवार ने ही मुझे उस जगह से खून निकाला था और उस वक्त मुझे बहुत तेज बुखार था। सभी को ये लग रहा था कि मुझे उसी सांप ने डस लिया है। वो लोग मुझे गांव के एक सर्पदंश के विशेषज्ञ के पास लेके गए, पर मेरे शरीर पे सर्पदंश का कोई निशान नहीं था और इसीलिए उस आदमी ने कहा कि मेरे बेहोश होने का कोई और कारण है। जिसके बाद मुझे वो लोग अस्पताल लेके जा रहे थे। तभी उसी आदमी ने कहा कि ये मामला डॉक्टर्स की समझ के बाहर का है, इसे गांव के सरहद पे बसने वाले बाबा के पास लेके जाना होगा। सभी लोग मुझे लेकर बहुत चिंतित थे, इसीलिए उस बुजुर्ग का कहना सबने मान लिया। और उस बाबा ने भी जब मेरी हालत देखी तो उसने फौरन ही मुझको लेकर अपनी धार्मिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी और थोड़ी ही देर बाद उसने सबको बताया कि मेरे ऊपर किसी प्रेत का साया है और उस प्रेत को हटाने में और वक्त लगेगा। और अब तक मुझे बेहोश हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका था और इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने ये सब बीच में ही रोक दिया।
और मुझे फौरन ही अस्पताल लेके गए। उस अस्पताल के डॉक्टर को भी शायद पता नहीं था कि मैं बेहोश क्यों हुआ था। उसने कहा शायद सर्दी और बुखार के कारण इसे कमजोरी आई होगी। इसके बाद हम लोग दवाइयाँ लेकर गांव लौट आए, पर अभी भी मैं बेहोशी के हालत में ही था। दवाइयों के कारण मेरी हालत धीरे धीरे सुधर रही थी और अगली सुबह जब मुझे होश आया तो सभी को मुझे होश में आता हुआ देख बहुत खुशी हुई थी। सभी को ये जानना था कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर जब मैंने सारी घटना जैसी की तैसी बताई तो सभी की आंखों में मुझे शक साफ दिखाई दे रहा था। किसी को भी मुझ पर यकीन नहीं था। पर अगले कुछ दिनों में मुझे वही आदमी बार बार अलग अलग जगह दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसने मुझ पे नजर रखी हुई थी। एक रात मैंने ये बात मेरी मम्मी को बताई, पर माँ ने कहा कि मैं बीमार हूँ और ये सब मेरा वहम है। और उसी रात मेरी हालत वापस खराब हो गई और अचानक मेरे एक हाथ पे कटने का निशान बन गया और उसमें से तेजी से खून बहने लगा। पर तभी हमारे घर के दरवाजे पे जोरदार दस्तक पड़ी और हमारे घर वही बाबा आए थे और उन्होंने कहा कि मुझ पर उसी प्रेत ने फिर से हमला किया है और फिर उन्होंने मुझे लेकर अपनी विधि फिर से शुरू कर दी। पर इस धार्मिक प्रक्रिया के दौरान मैं अचानक से उठ गया और अजीबोगरीब व्यवहार करने लगा। मैं भागने की कोशिश कर रहा था और किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था, पर तभी बाबा जी ने मेरे सिर पर एक सिक्का रखा और मैं शांत हो गया। और कुछ देर बाद बाबा ने कहा कि उन्होंने सफलता से मेरे शरीर से उस प्रेत को हटा दिया है। बाबा उस प्रेत को पहचानते थे। बाबा ने बताया कि ये प्रेत पहले उनके कब्जे में था और एक दिन वो अचानक से बाबा के कब्जे से भाग निकला था और जिसके बाद उस प्रेत ने मुझे अपना शिकार बनाया था। और सुबह जब मैं उठा तो मैं पहले की तरह स्वस्थ महसूस कर रहा था। हम लोगों ने बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो हमें कहीं नहीं मिले। शायद वो उस गांव से हमेशा के लिए जा चुके थे। पर इस घटना के बाद से मैंने वापस कभी ऐसी डरावनी जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं की और फिर ऐसी कोई घटना मेरी जिंदगी में वापस नहीं हुई। दोस्तों हम लोग वीडियो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब बोलिए वापस मिलेंगे, ठीक है, मेरे पापा के मोबाइल के अंदर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। और लास्ट में बोल देता हूँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक को भी दबा दीजिए। हम इस ऐसे भूत के गेम लाएंगे, भूत की वीडियो लाएंगे, ठीक है। कम कर तो थोड़ा लाएंगे। हाँ, टाटा, जय हिंद।